हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पांचवा लेक्चर लेकर के आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो रहेगी, माइट भी पॉसिबल, पता नहीं मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, बट होपफुली ठीक ठाक आवाज़ रहेगी मेरी। ठीक है, तो आज एक्चुअली मैं कहीं दूसरी जगह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जहाँ से मुझे करना नहीं चाहिए, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, अगर कोई टोकेगा तो ठीक है। तो हम लोग बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन का आज हम लोग पांचवा लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर कोई नीट का स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपके सिलेबस में डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन ये दो टॉपिक नहीं है। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आएगा ना, तो इवन AITS में मुझे बहुत कम चांस रहता है कि डबल टाइट्रेशन या बैक टाइट्रेशन से आपको क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों को ध्यान होगा ना, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने रह गए थे। मैंने कहा था कि ठीक है यार, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन ये सब जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लेटेस्ट से हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहले तो मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। ठीक है, करना ही पड़ता है यार, क्या ही करें। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके ये लेटेस्ट से यहाँ पे आया। ठीक है, नहीं छोटा नहीं होगा क्या? चलो कोई नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड है, ये चीज़ ऑक्सैलिक एसिड होती है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, इसको हमने डिज़ोल्व किया 100 ml ये में। ठीक है, कह रहा है कि इस सॉल्यूशन को कितना KMnO4 चाहिए, N/20। अब मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी। तो ये जो 0.3 है ना आपका, इस 0.3 को भूल जाओ। आप बेसिकली क्या करो, इतना तो समझ में आया कि ऑक्सैलिक एसिड जो है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड को मैंने A नाम दे दिया। ठीक है, और KMnO4 को मैंने B नाम दे दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा A का, वो किसके बराबर होगा, वो होगा ग्राम इक्विवेलेंट B के। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट A, ऑक्सैलिक एसिड का हम लोग को वेट चाहिए, तो हम लोग गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इसका डेटा मेरे को किस में दे रखा है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम में दे रखा है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। तो ऑब्वियसली गिवन वेट मेरे को निकालना है। ऑक्सैलिक एसिड बेसिकली ये होता है C2O4। ठीक है, तो आप ना साइड में इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। ठीक है, मैं साइड में इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहा हूँ। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 12 × 2 प्लस 64, ये आपको 90 आएगा। तो 90/2 45 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट आपको 45 होगा। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी कितना है, नॉर्मेलिटी है आपको 1/20, और वॉल्यूम कितना है 90। चूँकि मुझे वॉल्यूम लीटर में लेना है तो ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये और ये आपका कैंसिल। तो आपका जो गिवन वेट जो आएगा, गिवन वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 × 9 डिवाइडेड बाय 20 × 100। ठीक है, तो 45 × 9, ये आपको इतना हो गया 405। 405 को अगर मैं 20 से डिवाइड दे दूँ तो ये आपको जो गिवन वेट आएगा, ये आपको आ जाएगा 0.2025 ग्राम। ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड का वेट आ गया। अब मुझे बेसिकली क्या निकालना, परसेंटेज प्योरिटी ना, तो ऑब्वियसली परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी ये हो जाएगा आपको थ्योरेटिकल अपॉन प्रैक्टिकल इंटू 100। तो परसेंटेज, ये जो हम लोगों ने डेटा निकाले थे, ये तो थ्योरी के हिसाब से निकाला ना, तो ये थ्योरेटिकल है 0.2025, प्रैक्टिकल डेटा कितना दे रखा है 0.3 ग्राम। ठीक है, एंड इसको डिवाइडेड बाय 100, तो आपको ये जो हो जाएगा 0.2025 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आपको आ जाएगा आंसर आपको 67.5%। ये आपकी परसेंटेज प्योरिटी हो गई।
ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखो यार, क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड हर क्वेश्चन में यही करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी से अल्टीमेटली इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको। ठीक है, मैं इसी को अब एक काम कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे कर सकूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको क्या बोलते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। मैं बेसिकली दूसरा क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे छापने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था वो बेसिकली आपका ये वाला क्वेश्चन था। जस्ट अ मोमेंट। अगला क्वेश्चन ये था, इसका भी पहले कलर चेंज कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हम लोगों ने, और अब ये पेस्ट कहाँ पे होगा, पेस्ट यहाँ पे करते हैं इसको। तो देखो, मेरे को बेसिकली बेस है और बेस पूछ रहा है कितना इसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, रिएक्शन के लिए। तो कितना वॉल्यूम, तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है, ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसका, एसिड का, बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट बेस के। ठीक है, अब चूंकि डेटा मेरे को मोलैरिटी के टर्म में ही दे रखा है, अब यहाँ पे एसिड कितने हैं, एसिड 2 2 3 3 है मेरे ख्याल से, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एसिड 1 प्लस एसिड 2 प्लस एसिड 3, और इसका ये तो बेसिकली तुम्हारा वो बेस हो गया। अब डेटा क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू N4V4। ऑब्वियसली एसिड एक तरफ है और बेस एक तरफ। अब मुझे एसिड का जो डेटा है वो तुम्हें नॉर्मेलिटी में है, लेकिन मुझे किस में दे रखा है, मुझे मोलैरिटी में दे रखा है। तो हम लोगों को पता है कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो अब सारे डेटा को पुट कर दो। तो जब आप सारे डेटा को पुट करोगे तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी कितना है, 0.05, ठीक है, इंटू 2, क्योंकि H2SO4 का N फैक्टर 2 होता है। अब देखो, सारे वॉल्यूम तुम्हारे ml में ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ml में ही कर ले रहा हूँ। ठीक है, HCl का डेटा किस में है, 0.1 इंटू 0.05, सॉरी 0.1 इंटू 500, ठीक है, और साथ ही साथ HNO3 का कितना है, 0.03 इंटू 250, ठीक है, और बेस कितना है, बेस है 0.05, और इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2, और इसका वॉल्यूम मेरे को निकालना है। तो बस अब सारे डेटा को पुट कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 0.05 इंटू 2, ठीक है, इंटू 250, ये हो जाएगा 25 प्लस 50 प्लस 75, 75 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 0.1 इंटू वॉल्यूम, तो 25 और 75 कितना हो गया, 100 और ये कितना हो गया, 150 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1500 ml, यानी कि मैं कहता हूँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप बेसिकली वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और उसके बाद नहीं बने तो फिर वीडियो सॉल्यूशन देखा करो कि आखिर किया कैसे। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा, इसको करा कॉपी एंड इसको अब मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है वाला। जस्ट अ मोमेंट कि क्या चीज़ आ गई है।
रुको यार, और यहाँ पे करो पेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मुझे कह रहा है कि एक मिक्सचर है AO और A2O3, इसका मोलर रेशो कितना है 2:1। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है K2Cr2O7 के साथ, और बना क्या रहा है AO4 माइनस। तो पूछ रहा है कितने मिली मोल्स होंगे। मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा कि मिली मोल एग्जैक्टली क्या होता है। मिली मोल का मतलब होता है जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा मोल्स में उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मुझे बेसिकली इसमें मिली मोल्स निकालने हैं AO और A2O3 के। तो चलो ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि AO और A2O3 ये मिल करके किससे रिएक्शन कर रहे हैं, ये मिल करके रिएक्शन कर रहे हैं K2Cr2O7 से, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? अगर मैं प्रॉपर इक्वेशन लिख दूँ ना, तो प्रॉपर इक्वेशन ये है असल में। प्रॉपर इक्वेशन ये है कि AO प्लस A2O3 प्लस K2Cr2O7 ये मिल करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है AO4 माइनस। और चूंकि मीडियम एसिडिक है तो क्रोमियम तुम्हारा Cr ट्राई पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका Cr ट्राई पॉजिटिव होता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब ये पूरे को आप एक यूनिट मान लो, लेट अस से A, और ये पूरा क्या हो जाएगा B, ठीक है। तो मुझे रूल क्या है, रूल ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट A किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट B के, ठीक है। अब अगर खुद A की बात करो तो A में दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे AO भी है और A2O3 है, तो यानी कि AO प्लस A2O3, मैंने ग्राम इक्विवेलेंट मैं ऐसी बस हटा दे रहा हूँ। तो ग्राम इक्विवेलेंट AO प्लस ग्राम इक्विवेलेंट A2O3 ये किसके बराबर हो जाएगा K2Cr2O7। चूँकि डेटा मुझे मोल्स के टर्म में है तो हमें मोल्स निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको ये हो जाएगा N1 N फैक्टर 1 N2 N फैक्टर 2 इज इक्वल टू N3 N फैक्टर 3। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब हम लोग को n फैक्टर निकालना है। तो n फैक्टर अगर आपको याद होगा मैंने निकालने का तरीका बताया है कि AO किस में कन्वर्ट हो रहा है, AO कन्वर्ट हो रहा है AO4 माइनस में। तो यहाँ पे n फैक्टर 1 कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +7 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +2 आएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 5, और एक्टिव एटम कितने हैं 1, यानी कि n फैक्टर 1 कितना हो गया 5। उसी तरह से A2O3 जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी कन्वर्ट हो रहा है AO4 माइनस में। तो यहाँ पे n फैक्टर 2 जो होगा ये तो ऑब्वियसली +7 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो ये आपको +3 आएगा। तो चेंज कितने से हो रहा है 4 से, और एक्टिव एटम यहाँ पे कितने हैं 2। तो यहाँ पे n फैक्टर 2 कितना हो गया 8 हो गया। ये समझ में आया, आई होप ये मैंने सही निकाला होगा, हाँ ठीक है। और अगर मैं बात करूँ K2Cr2O7 की, तो K2Cr2O7 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है Cr ट्राई पॉजिटिव में। तो यहाँ पे n फैक्टर 3 जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना 6, तो चेंज कितने से हो रहा है 3 से, और चूंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो 3 × 2 यानी कि ये 6 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, सारे n फैक्टर के डेटा को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मैंने लिखा NaO, ठीक है, क्योंकि मेरे को मोल्स नहीं दे रखा है, और n फैक्टर 1 कितना है 5, ठीक है, प्लस 8 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ A2O3। और K2Cr2O7 की अगर मैं बात करूँ तो उसका मोल्स दे रखा है 0.015, ये देखो 0.015, और इसका n फैक्टर कितना है 6। आप इसको सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 मोल्स ऑफ AO प्लस ऑफ 8 मोल्स ऑफ A2O3, और ये हो जाएगा आपको 0.09। इसको आपने सेकंड ये एज्यूम किया। अब हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ये जो मोल्स ऑफ AO है अपॉन मोल्स ऑफ A2O3 ये किसके बराबर है? 2 के। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि मोल्स ऑफ AO जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ A2O3। तो अगर मोल्स ऑफ AO जो है वो 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ A2 दे तो उसको पुट कर दो ना, क्या जा रहा है? तो जब आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो अब ये हमारा ये क्या हो जाएगा? 5, और मैंने AO की जगह क्या रख दिया? इंटू 2 टाइम्स ऑफ Na2O3, और यहाँ पे क्या है? 8 टाइम्स ऑफ Na2O3 इज इक्वल टू 0.09। अब सॉल्व कर लो, हो जाएगा 10 10 और 8 कितने हो गए? 18। 18 मोल्स ऑफ A2O3 इज इक्वल टू 0.09। तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ A2O3 कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ A2O3 जो होगा ये होगा 0.09 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आपको आएगा 0.005। तो अगर मोल्स ऑफ A2O3 0.005 है और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो AO कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो AO हो जाएगा 0.01। तो यानी कि मिलीमोल्स कितने हो गए? मिलीमोल्स A2O3, मैंने क्या बोला? जो भी आंसर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 5। और मिलीमोल्स AO का कितना हो जाएगा? 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 10। तो ये आपका आंसर आएगा। यह समझ में? ये भी कोई उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, और इसमें हम लोगों ने मोल्स और एन फैक्टर वाले फार्मूले को इक्वेट किया है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे सिंगल टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग आते हैं बैक टाइट्रेशन पे। इसकी कोई थ्योरी नहीं है बैक टाइट्रेशन की, तो अल्टीमेटली हम लोग सीधे क्वेश्चन ही करते हैं और क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बैक टाइट्रेशन कैसे करना होता है। जैसे ये देखो, मैं 2 क्वेश्चन इसके लेकर के आया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि 20 ग्राम सैंपल है, ठीक है, उसको हमने डिज़ोल्व किया है, ठीक है, किसमें? इन 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट? इज डिज़ोल्व इन दिस, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा एक्सेस ऑफ HCl है वॉज ट्रीटेड विद 0.2 नॉर्मल NaOH। तो मुझे पूछ रहा है और मुझे दिखा रहा है कि NaOH कितना यूज़ हुआ है? 10 ml। तो मुझे बताना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन द मिक्सचर, कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का इसमें परसेंटेज कितना होगा। तो ये जो 20 है ना, इसको आप भूल जाओ, आप बेसिकली निकालो कि कितना बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये क्वेश्चन में शायद से एरर है। 10 ml ऑफ किसका सॉल्यूशन? मेरे को लग रहा है शायद HCl की ही बात हो रही है। शायद से HCl होगा। चलो करके देखते हैं हम लोग। पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो मेरे को बेसिकली इसमें इतना समझ में आ रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, और फिर ये जो HCl है ये किसके साथ फर्दर रिएक्शन कर रहा है? NaOH के साथ। तो ऑब्वियसली इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट A का होगा वही ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा? इक्विवेलेंट B, और वही ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा? वही होगा ग्राम इक्विवेलेंट C के बराबर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
एक्सेस ऑफ HCl वॉज ट्रीटेड विद दिस। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा हमारा HCl का, पहले तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि HCl का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, ध्यान रखना ये एक्सेस में था इसीलिए। तो हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेस ऑफ HCl जो है, एक्सेस ऑफ HCl, इसको हमने किससे ट्रीट किया है? इसको हम लोगों ने ट्रीट किया है NaOH के साथ। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट HCl का होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के साथ। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0.2, और इसका वॉल्यूम कितना है? 10। ध्यान रखना ये 1000 से मेरे को डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा हम लोग किस में लेना है? लीटर में। तो ये हमारा कितना हो गया? 0.2/100। ये समझ में आया? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो चूँकि हमारा ये जो HCl था, ठीक है, वो हमारा एक्सेस में था ना। इस ग्राम सैम्पल वाज डिजॉल्व्ड इन 10 ml ऑफ, ठीक है, ये हमारा एक्सेस में था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना, क्वेश्चन ही शायद गलत है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा HCl का ये आ गया। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट बेरियम हाइड्रोक्साइड का होगा, ये बराबर होगा टोटल कितना था? HCl माइनस HCl रिएक्टेड। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट टोटल HCl माइनस ग्राम इक्विवेलेंट HCl रिएक्टेड। ठीक है, तो टोटल HCl कितना था? 10 ml ऑफ 0.5, तो मैं लिख रहा हूँ 0.5 इंटू 10/1000। तो ये और ये हमारा कैंसिल, माइनस, और ये तो हमारा कितना था? 0.2/100। तो ऑब्वियसली डेनोमीटर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3/100। और चूँकि मेरे को इसका वेट निकालना है ना, तो ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बेरियम का ना तुम्हें एटॉमिक वेट तो दे नहीं रखा है, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि बेरियम का जो एटॉमिक वेट जो होता है, जस्ट अ मोमेंट, इसमें ये डेटा, हाँ मैं वही बोल रहा था कि इसमें डेटा मिसिंग है। बेरियम शायद से 127 होता है। जस्ट अ मोमेंट, बेरियम होता है 137। ठीक है, तो 137, जस्ट अ मोमेंट, 137 प्लस 34, ये हो जाएगा 171। 171 को अगर मैं 2 से डिवाइड दूँ, इसका जो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो कितना आएगा? 85.5। तो यहाँ से आपको गिवन वेट कितना हो जाएगा? गिवन वेट हो जाएगा आपको क्या बोलते हैं, 85.5 इंटू 0.3। ठीक है, ये आपको हो जाएगा क्या बोलते हैं, 0.25 ग्राम। ये आपको इतना बेरियम बेसिकली आएगा। तो चूँकि मेरे को परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज तो यार ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा कैसे आ जाएगा परसेंटेज? मैंने कुछ गलती की है क्या? थ्योरेटिकल अपॉन प्रैक्टिकल इनटू 100, हाँ ज़्यादा आ जाएगा। मैं यार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूँगा, क्योंकि मेरे को इसका डेटा जो मैंने यहाँ पे HCl लिखा ना, शायद से मैंने गलत लिखा होगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, सॉरी मेरी गलती है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे को कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को हमने
बेसिकली जो है किस में डाला है, 150 ml ऑफ 1 मोलर क्या बोलते हैं NaOH। ठीक है, तो डेटा लिख लो यार कि अमोनियम क्लोराइड है, इसको तुमने किस में डाला, NaOH में। ठीक है, NaOH में डालने के बाद फिर तुमने इसको फर्दर क्या किया, फर्दर जो भी तुम्हारा रिएक्शन हुआ हमें नहीं पता, फिर फर्दर जो भी तुम्हारा रिएक्शन है कह रहे द एक्सेस ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑब्वियसली क्या बोलते हैं ये बेसिकली इससे रिएक्शन करेगा, कुछ बनेगा, और फिर जो भी तुम्हारा बना वो H2SO4 के साथ न्यूट्रलाइजेशन में ये कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बताओ व्हाट मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड वाज इन द सैंपल। ठीक है, तो मुझे इतना तो पता है कि जो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट NaOH का होगा रिएक्टेड, वो बराबर होगा किसके, ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 रिएक्टेड। तो H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, H2SO4 का वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है कितना, ये हो जाएगा 0.15 इंटू 2, चूँकि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, और इसका वॉल्यूम कितना है 50/100। ठीक है, सॉरी 50/1000। तो ये और ये तुम्हारा कैंसिल, ये आपको हो जाएगा 0.3 होगा ना, तो 0.3 इंटू 5 ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 100। ये समझ आए। ठीक है, तो जो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा किसका, NH4Cl का, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट NaOH, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितना है माइनस ग्राम इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट कितना किया, और यही चीज़ बेसिकली NH4Cl का है ना। तो टोटल कितना है तुम्हारा, टोटल है तुम्हारा वॉल्यूम कितना, मोलैरिटी कितना है 1, एन फैक्टर भी तुम्हारा 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 150 अपॉन 1000। तो ये और ये कैंसिल, और कितना रिएक्ट हो रहा है 1.5 अपॉन 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 15 माइनस 1.5, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 13.5 अपॉन 100। ये समझ में आया। तो ये किसके बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl। तो चूँकि ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl के बराबर है, तो गिवन वेट, तो इसका मॉलिकुलर वेट इसका कितना हो जाएगा, इसका मॉलिकुलर वेट होगा 18 इंटू 35.5। तो हम लोग इसको काम करते हैं, हम लोग इसको निकाल लेते हैं, 18 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 53.5 इज इक्वल टू 13.5 अपॉन 100। अब इससे आप वेट निकाल लो, गिवन वेट कितना आ जाएगा 13.5 अपॉन 100 इंटू 53.5। तो 53.5 का आप मल्टीप्लाई करो 13, इसको आप बेसिकली मल्टीप्लाई करो 13.5 से, तो ये आपको हो जाएगा अल्टीमेटली 4.97 ग्राम। कि हाँ भाई अमोनियम क्लोराइड सैंपल में कितना था 4.97 ग्राम। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली जो ये है ये NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन NaOH किस में है, NaOH हमेशा एक्सेस में। ध्यान रखना बैक टाइट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एक चीज़ हमेशा एक्सेस में होगा, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ऑब्वियसली पूरे के साथ तो करेगा नहीं। बाद में बोल रहा है कि जो आपका NaOH बच गया वो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जो NaOH रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, उसका ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, जितना H2SO4 रिएक्ट हुआ तो वो हमने निकाल लिया। तो NH4Cl का ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, ये पूरे का ग्राम इक्विवेलेंट माइनस जितना इससे कंबाइन हुआ, तो ये हमने निकाला। और चूंकि मेरे को NH4Cl का डेटा मास में चाहिए था, तो मैंने गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला लगाया, और इससे हमारा ये सॉल्व हो गया। ये समझ में है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लेक्चर भी मैं देख लेता हूँ, लेक्चर ज़्यादा बड़ा तो हुआ नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको डबल टाइट्रेशन का है। डबल टाइट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें बेसिकली अल्टीमेटली कितनी बार टाइट्रेशन हो रहा होगा। इसमें 2 टाइट्रेशन हो रहा होगा, और 2 टाइट्रेशन का मतलब 2 अलग अलग चीज़ों के साथ टाइट्रेशन। ठीक है, जैसे यूजुअली इस पे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इस पे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं।
ठीक है, तो जैसे मान लो ये है क्वेश्चन हमारा, डबल टाइट फार्मूला वही है यार, ग्राम इक्विवेलेंट को ही हमें अल्टीमेटली क्या करना है, इक्वेट करना है। अब इसमें थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आपको डेटा पता होना चाहिए, ठीक है, कि NaOH और Na2CO3, यहाँ पे ना फिनोप्थेलीन लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना फिनोप्थेलीन जो है ये NaOH के साथ डिटेक्ट होता है, ठीक है। कह रहा है कि 0.4 ग्राम मिक्सचर है NaOH और Na2CO3 का, इसको टाइट्रेट किया किससे, फिनोप्थेलीन से, और इतना HCl, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो HCl जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सिर्फ NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, Na2CO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि फिनोप्थेलीन की प्रॉपर्टी होती है वो NaOH के साथ हेल्प करता है। यानी कि सारा का सारा NaOH जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया जब 17.5 HCl यूज़ हुआ। अब भी मेरा सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, Na2CO3। Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं। ये बेसिकली मिथाइल ऑरेंज जो है ना, ये Na2CO3 के लिए है, और उस टाइम पे HCl कितना यूज़ हो, 1.5 ml। तो मुझे पूछ रहा है कि बताओ इस 0.4 में कितना परसेंटेज NaOH का है, कितना परसेंटेज Na2CO3 का है। तो ऑब्वियसली पहले हम लोग Na2CO3 वाला ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट Na2CO3 जो होगा ये बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट किसका, HCl ड्यूरिंग कौन सा, मिथाइल ऑरेंज। ये समझ आया, ठीक है, कि भाई मिथाइल ऑरेंज जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अरे यार ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, इतना मुश्किल भी नहीं था। दोबारा से क्वेश्चन सुन लो। 0.4 ग्राम NaOH मिक्सचर है, NaOH और Na2CO3, इसका लोग टाइट्रेशन करवा रहे हैं। डबल टाइट्रेशन का मतलब 2 बार टाइट्रेशन हो रही है 2 अलग अलग चीज़ों से। फिनोप्थेलीन की प्रॉपर्टी होती है कि वो NaOH का टाइट्रेशन करता है, मिथाइल ऑरेंज की प्रॉपर्टी होती है कि वो Na2CO3 का करता है। तो जब तुम फिनोप्थेलीन के साथ करोगे ना, तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये वाला N/10, ये किसको, ये बेसिकली यूज़ कर रहा है, ये बेसिकली यूज़ कर रहा है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ये किसके साथ टाइट्रेशन कर रहा है, NaOH के साथ, ठीक है। ये समझ में आया, ये टोटल बेसिकली हो गया, ठीक है। और बाकी का जो बच गया यानी वो किसके टाइट्रेट करेगा, Na2CO3, क्योंकि आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज वास ये लिया गया था। तो ग्राम इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा Na2CO3 का, HCl का मूल्य ये कितना है, नॉर्मेलिटी 0.1, और ये तो कितना है 1.5। ऑब्वियसली इसको हम लोग 1000 से डिवाइड दे देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट दिस। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन और इसका इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालोगे तो ये 53 आएगा। तो यहाँ से आपको गिवन वेट कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको गिवन वेट हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 53, ठीक है। ये आपको आएगा 7.95 डिवाइडेड बाय 1000। इंस्टा मोमेंट सही तो किया है मैंने। इतना कम नहीं आना चाहिए आंसर एक्चुअली। चलो मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रीसॉल्व करूँगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊँगा ये डबल टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन। क्रॉस चेक भी कर लूँगा कि मैंने क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज वाज एडेड, इतना HCl यूज़ हुआ, किया तो सारा सही है यार, फिर गड़बड़ किस में हो रही है, या मैंने उल्टा कर दिया कि फिनोप्थेलीन Na2CO3 को करता है और मिथाइल ऑरेंज। चलो ठीक है, देखेंगे। अगला देखो यार, नेक्स्ट पार्ट हमारे लेक्चर का। मैं वीडियो को पॉज करके भी तो सॉल्व नहीं कर सकता ना, होता ही नहीं है। होता होगा, मुझे नहीं आता एक्चुअली। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये आपके 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपको कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। तीसरा होता है आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और चौथा होता है आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये कुछ इस तरह से। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि दोज रिएक्शन in which oxidation as well as reduction occur। मतलब बेसिकली इसको अगर आप शॉर्ट में लिखो तो ये हो जाएगा दोज रिएक्शन इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर occur। तो ऐसे ना क्वेश्चन नीट में बेसिकली बहुत ज़्यादा आते हैं कि क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। तो उस टाइम पे हम लोग बेसिकली इसी डेफिनेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारे ये टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। कभी भी आप क्या बोलते हैं, कभी भी आप किसी रिएक्शन को अगर चेक करना हो ना कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, तो आप सीधे देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी चीज़ का चेंज हो रहा है या नहीं। किसी का भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया ना, तो वो अल्टीमेटली रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, मैं सीधे 4th पार्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि दोज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इन विच सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। कि जब वो कंपाउंड तुम्हारा टूट रहा हो, जैसे मान लो H2O2 है, ये टूट रहा है, ये किस में टूट रहा है, वाटर और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। तो ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उस, ठीक है, कब, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। जैसे आपको ये रिएक्शन हो गया। इसके अलावा एक और रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन, ये फ़िलहाल नाम बस याद रखना, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन, ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। अगर आप मान लो एक 5वीं कैटेगरी बनाते हो, 5वीं कैटेगरी होती है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम है, सेम मतलब अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो एज वेल एज रिडक्शन हो, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या था, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन था ना, यहाँ पे हो जाएगा ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन। कि अगर कॉम्बिनेशन के दौरान ऐसा हो गया तो उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। यानी कि इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हो कि रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन इसी को बोला जाता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो PH3 है और ये आपको कंबाइन कर रहा है H3PO4 से, और ये आपको बना रहा है P4 इस तरह से। तो ये आपका रिवर्स हो गया एक तरह से। तो ये रिएक्शन आपको कम प्रोपोर्शनेशन कहलाएगा।
तो देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमेशा इस चीज़ को चेक करना कि क्या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करेगा तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। मान लो तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऐसे तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक H2O2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या H2O2 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। आपको 4 ऑप्शन दे रखा होगा, तो आप बेसिकली हर ऑप्शन में देखो कि किस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और अगर वो बढ़ रहा है तो वो रिड्यूसिंग कहलाएगा। ठीक है। इस पे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये डबल टाइट्रेशन वाला ये जो था ना, ये मैं एक बार देखूंगा यार, इसको दोबारा से कहाँ चला गया, इसको मैं एक बार देखूंगा। मुझे इसको रिजॉल्व करना है कि आखिर ये हुआ क्या, और एक बार इस क्वेश्चन को भी मैं क्रॉस चेक करूँगा कि आखिर इसमें डेटा किसका सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन करेक्शंस के अलावा बैलेंसिंग करेंगे, एंड बैलेंसिंग के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय।